नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच संबंध लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। अभी भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा भी बंद कर दिया और कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी कि आप अगर कनाडा में रह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से रहें। अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक खालिस्तानी आतंकवादी ने कहा कि जो हिंदू इस समय कनाडा में रह रहे हैं वो कनाडा को छोड़कर चले जाएं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि कनाडा में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। जस्टिन ट्रूडो ने जब वो G20 समिट में भारत आए थे और जिस तरीके से यहाँ पर उनके द्वारा एक माहौल रचा गया कि भाई हमारी यहाँ पे बेइज्जती की गई, फिर यहां से वो लौट कर पहुंचते हैं कनाडा और वहां जाके संसद में बोलते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। इसमें उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, बस उन्होंने आरोप लगा दिए। इस आरोप के बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दिखाई। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप पूरे तरीके से निराधार है। अब इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने फिर बात को घुमाना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं वैसा नहीं बोल रहा था। उन्होंने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिन्हें आप मिलाकर 5 आइज कहते हैं, 1941 में यह बनाया गया था, उस समय जब कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। उसके बाद यह और प्रगाढ़ होता गया, तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग भी हमारा समर्थन करें। फिलहाल इसमें आप देखेंगे सब लोगों ने ये जो देश है ये केवल एक रिमार्क टाइप से बोल दिए, एज सच किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन कनाडा और भारत के संबंध लगातार यहां पर खराब होते जा रहे हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कनाडा एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी वर्तमान समय में कनाडा कर रहा है कुछ यही काम पाकिस्तान ने 1980 के दौर में किया था। तो आज बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे पूरे मुद्दे की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। अगर आपको याद हो तो कोल्ड वॉर का दौर था। यूएसएसआर और यूएसए के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे और ये युद्ध कोल्ड वॉर कहलाते हैं, कोई फ्रंट वॉर नहीं चल रही थी। यूएसए और यूएसएसआर लगातार अपनी पॉलिसी में ऐसी ऐसी बातें ला रहे थे जिससे साफ दिख रहा था ये एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष का मुद्दा हो, चाहे सैन्य का मुद्दा हो। इसी बीच क्या होता है, बात है 1979 की। अचानक से यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी और वहां पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया। अमेरिका को यह पता था कि अमेरिका चाह रहा था कि भाई कहीं पर और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ना हो। ऐसे में उस दौर में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था पाकिस्तान। अब अमेरिका पाकिस्तान के हेल्प से यूएसएसआर को हटाने का प्रयास कर रहा था अफगानिस्तान से। अब पाकिस्तान ने उस दौर में क्या किया कि अमेरिका के समर्थन में पाकिस्तान ने, जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री मीट करती है, अफगानिस्तान में वहां पर कुछ मिलिटेंट एक्टिविटी को समर्थन देना शुरू कर दिया। इसमें तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा ऐसे कई सारे ग्रुप बनाए गए। इन मिलिटेंट्स ग्रुप का एक ही काम था कि यह गुरिल्ला वॉर करके यूएसएसआर को अफगानिस्तान से भगा दें। 1985 आते आते इन मिलिटेंट ग्रुप, जो कि अब टेररिस्ट ग्रुप में परिवर्तित हो चुके थे, इन लोगों ने रशिया को वहां से हरा दिया। अच्छा, अब इन मिलिटेंट्स ग्रुप के अंदर ये फीलिंग आए कि हमने वर्ल्ड की एक सुपर पावर को हरा दिया। इनको समर्थन मिल रहा था पाकिस्तान से और पैसा आ रहा था अमेरिका से। ऐसे में इन मिलिटेंट्स ग्रुप को यह भी एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान और हम साथ साथ हो जाएं तो भारत पर भी हम ये बात कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीर का मुद्दा उस समय बहुत प्रमुखता से उठा हुआ था। अब आप देखेंगे 1985 के बाद अचानक से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान को यह लगा कि जिन टेररिस्ट ग्रुप ने यूएसएसआर को अफगानिस्तान में हरा दिया, वो टेररिस्ट ग्रुप को अगर हमारा समर्थन मिल जाए तो वह कश्मीर से भारतीय सेना को भी हरा सकते हैं। ऐसे में 1985 के बाद कश्मीर में आतंकवादियों को लाने का प्रयास शुरू हुआ और यह काम पूरा पाकिस्तानी आर्मी की मदद से हो रहा था। अच्छा, यहां पर आप देखें कई सारे इंटरनल ग्रुप्स ने भी यहां पर इसका समर्थन करना शुरू कर दिया, उन लोगों को सहयोग करना शुरू कर दिया। 1989 आते आते सिचुएशन वर्स हो गई थी पूरे कश्मीर वैली की और उसी समय शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन। कश्मीरी पंडितों को एक रात में ही कश्मीर की वैली छोड़ जाने को कह दिया गया। अब आप यहां पर देखेंगे कि उसके बाद से आज तक कश्मीर शांत नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार वहां पर अपने मिलिटेंट्स, अपने टेररिस्ट भेजता रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 1999 में तो पूरा वॉर ही पाकिस्तानी आर्मी इंक्लूडिंग टेररिज्म, जो टेररिस्ट थे उनका भारतीय सेना से हुआ।
कारगिल पर जाकर उन्होंने चीजों को कैप्चर करने का प्रयास किया था। तब भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और हमने पाकिस्तान और टेररिस्ट ग्रुप को हराया था उस दौर में। ऐसे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही थी। हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के बारे में एक बात कही थी। यह बात थी कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वह सांप आपको डसेगा जरूर, और यह बात सही भी साबित हुई। वर्तमान समय में जितनी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में होती हैं, पूरे विश्व में नहीं होती। अब बात यही है कि पाकिस्तान यहाँ पे यह कहने का प्रयास करता है कि भाई हम तो सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं इस टेररिज्म के, लेकिन सच्चाई यही है कि टेररिज्म को शुरू किसने किया? भाई तुमने शुरू किया, तो तुम्हारे ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना ही है। आज तुम्हारे देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, तुम्हारे देश से कोई ट्रेड नहीं कर रहा, तुम्हारे यहाँ कोई खेलने नहीं आता, जब भी कोई खेलने आया तुमने उस पर आतंकवादी हमले करा दिए। तो जिसको तुमने पनाह दी, जो भस्मासुर तुमने तैयार किया, वह भस्मासुर का प्रभाव तुमको देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि यही कुछ काम कनाडा भी कर रहा है। देखिए, भारत में खालिस्तानी मुद्दे का उदय 1970 के पास माना जाता है, और माना भी जाता है कि खालिस्तान मुद्दे को बहुत हद तक कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। उनको लगा था कि भिंडरा वाले को समर्थन कर देंगे तो पंजाब से अकाली दल जो है वो चला जाएगा। भिंडरा वाले आगे चल के इस खालिस्तानी मुद्दे का सबसे बड़ा समर्थक साबित हुआ। अब ऐसे में वह एक ऐसा भस्मासुर तैयार हो गया था जो इंदिरा गांधी के लिए ऐसा बन चुका था कि उसे मारना जरूरी हो गया। तब ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है और फिर सिख दंगे होते हैं। लेकिन भिंडरा वाले की हत्या के बाद खालिस्तानी मुद्दा धीमे धीमे नेपथ्य में चला गया, यदा कदा बातें उठा करती थी। उसी दौर में कनाडा में पंजाबी लोगों का पहुंचना शुरू हुआ, क्योंकि पंजाब से लोग बहुत हद तक कनाडा जाते हैं। इसमें हिंदू कम्युनिटी भी है और सिख कम्युनिटी भी है। तो ऐसे में अचानक से कनाडा में आप खालिस्तानी मुद्दे को उठते देखेंगे, लेकिन ये मुद्दे ऐसे दाएं बाएं चल रहे थे। लेकिन जिस दौर में बात है 1985 की, उस दौर में क्या हुआ कि एक प्लेन को वहां पर आतंकवादी हमले में मार गिराया गया। 300 कनाडाई नागरिक उसमें मारे गए। उस दौरान पे जस्टिन ट्रूडो के पिता ही वहां के प्रधानमंत्री थे, और कनाडा में हुआ यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। अच्छा, कनाडा में यह आतंकवादी हमला जो हुआ, यह खालिस्तानी मुद्दे से जुड़ा हुआ था। ऐसे में खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद भी कनाडा को समझ में नहीं आया। कनाडा ने फ्री स्पीच के नाम पर वहां पर खालिस्तानी मुद्दे को हवा देना शुरू किया। आप देखेंगे कई बार वहां पर रेफरेंडम होते हैं, खालिस्तान को लेके मीटिंग्स होती हैं। अब समय के साथ 2000 आते आते वहां पे सिख कम्युनिटी जो है वो काफी इंफ्लुएंशियल पोस्ट पर आ चुके थे, सरकार में शामिल हो चुके थे। ऐसे में खालिस्तानी मुद्दे खुलकर कनाडा में उठ रहे थे। भारतीय सरकार ने इसका अपोज भी किया कि भाई जो तुम ये काम कर रहे हो यह सही नहीं है। किसी दूसरे देश के लिए अगर तुम वहां पे प्लानिंग कर रहे हो कि उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे तो ये आपसी संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। बाद ने खुलकर इस बात में चेतावनी दी थी कनाडा को, पर कनाडा को ये लग रहा था भाई वहां पे जो भी सरकारें बन रही हैं वो सिख कम्युनिटी के समर्थन से बन रही हैं। ऐसे में सिख कम्युनिटी का समर्थन चाहिए तो भाई आपको खालिस्तानी मुद्दे को वहां पर मौका देना पड़ेगा। खालिस्तानी मुद्दा जितना उठेगा उतना ही वहां पे आपको वोट मिलेगा। यही काम जस्टिन ट्रूडो ने किया। जस्टिन ट्रूडो की वर्तमान स्थिति काफी खराब है। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में उनकी हार निश्चित है। ऐसे में उनको लग रहा है कि खालिस्तानी मुद्दे को अगर वह उठा देंगे तो इस मुद्दे के मदद से उन्हें होता जीत मिल जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं, क्योंकि भारत ने इस पर्टिकुलर मुद्दे को ऐसे आसानी से नहीं लिया है। अभी G20 मीटिंग में जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इसकी बात उठाई कि जिस तरीके से खालिस्तानी मुद्दा वहां पर उठाया जा रहा है यह पूरे तरीके से गलत है और यह नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर जस्टिन ट्रूडो को काफी बातें भी सुनाई गईं। अब जस्टिन ट्रूडो को लग रहा था कि अगर भारत में इस तरह की बातें हुई तो आने वाले समय में उनके लिए कनाडा में रूल करना आसान नहीं होगा। तो फिर वो संसद पहुंचते हैं और बिना किसी सबूतों के भारत पर आरोप लगा देते हैं। अच्छा, भारत ने जो रिस्पांस दिया इसके लिए ट्रूडो बिल्कुल तैयार नहीं थे। भारत ने अचानक से उनके उच्चायुक्त को बुलाया, उसको कहा कि भाई 5 दिन में देश छोड़ के यहां से निकल लो, हम यहाँ पे तुमको अब देखना नहीं चाहते। अच्छा, जिस व्यक्ति को उन्होंने उच्चायुक्त बनाया था वो काफी अग्रेसिव बंदा, उसने मीडिया से बात ही नहीं करी। ऐसे में दोनों देश संबंध और खराब होते चले गए। इधर कई सारी और खबरें आई कि भाई कनाडा कोशिश कर रहा है यूके से, यूएसए से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से कि भाई तुम भी इस मुद्दे पर बात उठाओ।
अच्छा, इस पे उसने कहा कि जो हम 5 आईज हैं, 5 आईज क्या है? 1941 से 46 के टाइम पे इन सभी देशों ने, जो 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए, इन लोगों ने ग्रुप बनाए, इसे 5 आईज कहते हैं। ये इंटेलिजेंस के मुद्दे को साझा करते हैं। अच्छा, 9/11 के बाद यह ग्रुप और तेजी से काम करने लगा, यह आपस में शेयर करता है। अच्छा, इसमें 5 आईज को 6 आईज, 7 आईज बनने की कोशिश की जा रही है। इसमें भारत को शामिल करने का प्रयास है, जापान को शामिल करने का प्रयास है। लेकिन कनाडा ने यह सोचा कि इन 5 आईज के माध्यम से वो भारत पर दबाव बनाएगा। लेकिन भारत का मार्केट वर्तमान समय में इतना बड़ा है कि कोई भी देश इस समय भारत से अपनी दुश्मनी मोल लेना चाहता नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने यहां पर किसी भी तरीके की परिपक्वता का परिचय नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए। आप सबूत के साथ बात करते, भारत से जांच का सहयोग मांगते तो भारत करता। और एक बात और है कि आप एक खुले तौर पर जिसे आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया है, उसको आप समर्थन ही क्यों कर रहे हैं? इसके पहले जो जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, उन्होंने यहां पर एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी से डिनर भी किया था। ऐसे में हम कैसे मान लें कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो आतंकवाद को समर्थन नहीं दे रहे हैं? ट्रूडो को यहां पे समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी सेम गलती 1985 में की थी और 20 साल बाद पाकिस्तान की हाल यह हो गई है कि वहां की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। भारत और पाकिस्तान एक ही समय पे अंग्रेजों से आजाद हुए। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान का नाम पूरे विश्व में लेने वाला कोई नहीं है। क्या कनाडा भी यही चाहता है? क्या कनाडा ऐसे ही आतंकवादी मुद्दों को समर्थन देना चाहता है? जस्टिन ट्रूडो को यह बात समझनी चाहिए। अब बात यहां पर यह आती है कि जस्टिन ट्रूडो अगर परिपक्वता का परिचय देते तो फिर वर्तमान समय में जो भारत और कनाडा के बीच में संबंध की दिक्कतें आई हैं, यह ना आई होती। सीधी बात है, जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पे बस केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास किया है और कोई बात नहीं है। आने वाले चुनाव में उनकी स्थिति बहुत खराब है और हो सकता है कि वह चुनाव हार जाएं, तो ऐसे में भारत का मुद्दा ही उनको जितला सकता है, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन स्थिति और खराब होती जा रही है, विपक्षी पार्टियां वहां पे काफी तेजी से उभार ले रही हैं और ट्रूडो की आने वाले समय में सरकार गिर सकती है, इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। इधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके ने, इन लोगों ने अपनी केवल चिंताएं व्यक्त की हैं, इसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी यहां पर नहीं कहा है। तो साफ बात है कि कनाडा को खुलकर पूरे विश्व में समर्थन नहीं मिल रहा है। चीन और पाकिस्तान को तो भारत विरोधी मुद्दा चाहिए होता है, उन्हें मुद्दा मिला है, वो यहाँ पे उलझुल बातें लिख रहे हैं। पर सीधी बात है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जिससे जस्टिन ट्रूडो को आने वाले समय में कोई फायदा होने वाला है। अब देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री जाने वाले हैं यूएन समिट में, अब वहां पर इस यूएनएससी की मीटिंग में क्या वक्तव्य देते हैं और क्या कनाडा और भारत के रिश्ते आने वाले समय में अच्छे होते हैं कि नहीं, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।